हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्राइट जेन एजुकेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है। मैं ब्रीफली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि प्राइस और सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगा और अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। आज हम उसी लॉ के अजम्पशंस और एक्सेप्शंस को समझने वाले जो प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने हमें दिए है। अगर ये लॉ हमें अप्लाई करना है तो हमें इन रूल्स को मानना पड़ेगा, तब जाके ही ये लॉ अप्लाई होंगे। तो देखते हैं ये लॉ के अजम्पशंस क्या है। सबसे पहला अजम्पशन जो है वो नो चेंज इन प्राइस। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, जो हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिटर्मिनेंट्स किए थे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई और अजम्पशंस ऑफ सप्लाई, इन दोनों के आंसर सेम है। बस जब आप अजम्पशंस लिखोगे तो आपको स्टार्ट करना है कौन से वर्ड से? नो चेंज। तो ये नो चेंज आप लगाओगे तो समझ जाना ये आंसर अजम्पशन का है। सबसे पहला अजम्पशन जो है दैट इज नो चेंज इन प्राइस। ये लॉ अज्यूम करता है कि जो प्राइस एक बार स्टार्टिंग पॉइंट में है वही प्राइस थ्रू आउट द स्पैन ऑफ लॉ रहेगी, क्योंकि अगर प्राइस गलती से बढ़ गई तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी और अगर प्राइस कम हो गई तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। सेकेंड है नो चेंज इन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। मान लो मेरे पास एक ऐसी मशीन है जो आज के टाइम में एक दिन में 500 टी शर्ट बना रही है, बट अचानक से कल उठ के मैं एक ऐसी मशीन लाऊं जो मुझे एक दिन में 5000 टी शर्ट बना के दे दे, तो क्या लगता है मेरा सप्लाई, मेरा प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं? ऑब्वियसली बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरी मशीन मुझे ज़्यादा आउटपुट दे रही है। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलने से भी सप्लाई कम ज़्यादा हो सकता है। तीसरा है नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट जो सप्लायर्स को या मैन्युफैक्चरर को सुविधाएं दे रही है, सब्सिडीज दे रही है, टैक्स दे रहा है, उनमें कोई बदलाव नहीं होने चाहिए। मान लो मैं अगर यहाँ से पुणे मेरा सामान शिफ्ट करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे गवर्नमेंट पैसा दे रही है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, इसलिए मैं आराम से विदाउट एनी टेंशन में सप्लाई कर पा रहा हूँ। बट अगर कल उठ के गवर्नमेंट ये बोले कि आपको हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, तो क्या लगता है मैं सप्लाई करूंगा क्या? नहीं करूंगा। अच्छा, अगर कर भी लिया तो बहुत कम हो जाएगा मेरा सप्लाई। इसीलिए गवर्नमेंट पॉलिसीज में कोई भी बदलाव नहीं आना चाहिए। जो फोर्थ हमारा अजम्पशन है दैट इज नो चेंज इन वेदर कंडीशन। मान लो डिमांड अच्छी है, प्राइस भी अच्छा है, बट हमारे पास जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स है वो किसी अनफेवरेबल कंडीशन के वजह से डिस्ट्रॉय हो गए, यानी कि कुछ आपातकालीन बारिश हो गई या कुछ ऐसा हो गया जो अनसर्टन था, इसके वजह से हम लोग के जो गुड्स है वो डिस्ट्रॉय हो गए। तो हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि जो वेदर या क्लाइमेटिक कंडीशन है वो भी सेम रहेंगे। नेक्स्ट है नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। मैं अगर मुझे पता है आज मार्केट में मेरे प्रोडक्ट का दाम 50 रुपये है और मुझे ये पता है 2 महीने बाद दिवाली आएगी तो मेरे प्रोडक्ट का भाव ऑटोमेटिकली 50 से बढ़कर 80 रुपये हो जाएगा, तो आपको क्या लगता है मैं कौन सी भाव पे बेचना प्रीफर करूंगा मेरा प्रोडक्ट? 50 रुपए पे या 80 रुपए पे? ऑब्वियसली 80 रुपए पे। क्यों? क्योंकि मुझे मुनाफा तब ज्यादा मिलेगा। इसीलिए कुछ सप्लायर्स क्या करते, फ्यूचर एक्सपेक्ट करके, फ्यूचर प्रेडिक्ट करके ऐसे ट्राई करते कि आर्टिफिशियल शॉर्टेज लाए, यानी कि प्रोडक्शन तो करते हैं बट मैक्सिमम अपने गोडाउन में ही जमा करके रखते हैं, जिससे मार्केट में आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है और जब डिमांड उसके पीक पे रहेगा तब सप्लायर्स धीरे धीरे अपना माल मार्केट में छोड़ते हैं, दैट टू ऑन हाई प्राइस। तो इसी को हम लोग कभी कभी ब्लैक मार्केटिंग या होल्डिंग ऑफ गुड्स कहते हैं, जो इंडिया में इलीगल है। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दैट इज नो चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मान लो मुझे एक टी शर्ट बेचने की कीमत 50 रुपए आ रही थी, बट अचानक से कपड़े बनाने के लिए जो धागा लगता है वो महंगा हो गया, तो ऑटोमेटिकली मेरे कपड़े का कॉस्ट बढ़ जाएगा। पहले मैं 50 रुपए में कपड़े बनाता था, अभी मुझे वही कपड़ा बनाने में 90 रुपए लग रहे हैं, तो क्या लगता है मेरा सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा? ऑब्वियसली कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास उतना वर्किंग कैपिटल ही नहीं है जो मैं डिमांड को मीट कर पाऊँ, क्योंकि मुझे पहले 50 रुपए का ही खर्चा करना पड़ता था अगर मुझे मार्केट में बेचना है तो, बट अभी मुझे 50 के बदले में कितना करना पड़ेगा? 90। तो 40 रुपए मेरा कॉस्ट बढ़ गया, जिसके कारण मेरी सप्लाई कम हो जाएगी। अभी हम लोग पढ़ेंगे एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई, यानी कि ऐसे कुछ चीजें जिसमें लॉ ऑफ सप्लाई अप्लाई नहीं होता है। सबसे पहला है अर्जेंट नीड फॉर कैश। मान लो मेरे पास एक प्रोडक्ट है वो अच्छा है
बट ऐसा हो सकता है मेरे घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आई हो, तो मैं जल्द से जल्द वो बेच के जो भी मुझे पैसा मिलेगा वो मैं लेने कैश इन करना चाहता हूँ। भले मार्केट में प्राइस ज़्यादा है, बट मैं कम पैसे में भी वो प्रोडक्ट बेचने को तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे अर्जेंट नीड है पैसों का, ताकि मैं मेरे घर पे जो पेशेंट है उसका जल्द से जल्द इलाज करवा सकूं। सेकंड है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स यानी कि ऐसे गुड्स जो तुरंत खराब होते हैं। यानी कि कुछ हो गया, मान लो जो किसान गांव से शहरों में यहाँ पे सब्जी बेचने के लिए आते हैं, तो जो सब्जी है वो पेरिशेबल है। पेरिशेबल यानी कि ऐसे गुड्स जो तुरंत खराब हो जाते हैं, 1-2 दिन में वो हो सकता है सड़ जाए। नेक्स्ट है रेयर गुड्स। रेयर गुड्स यानी कि ऐसी कुछ विशेष वस्तु जो बहुत रेयर है या तो एंटीक हो सकती है। जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी ने जो 6 मारा था वर्ल्ड कप में, वो जो बैट अगर वो ऑक्शन में लाए वो तो रेयर गुड हो जाएगा। रेयर मतलब एक ही प्रोडक्ट है, तो भले डिमांड कितने भी बढ़े मार्केट में, वो प्रोडक्ट तो एक ही है। ऐसा थोड़ी होगा कि डिमांड ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है, तो महेंद्र सिंह धोनी ज़्यादा बैट प्रोडक्शन चालू कर देगा। नहीं, उस बेचारे ने तो एक ही बैट से खेला था, वही एकलौता बैट है जो मार्केट में बेचने को आएगा, बराबर। तो जब भले डिमांड ज़्यादा है, प्राइस ज़्यादा है, बट उस बैट की सप्लाई कम ही होगी, क्योंकि वो कैसा गुड़ है, रेयर गुड़ है। यानी कि ऐसा गुड़ जो बार बार नहीं बनाया जा सकता, वो हार्डली एक बार बनता है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ लेबर। थोड़ा ये ध्यान देना, पहले बात तो समझो लेबर क्या होता है। लेबर यानी कि बहुत लोगों को लगता है लेबर यानी कि मजदूर, नहीं। लेबर यानी कि हम लोग जहाँ पे हमारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं मैक्सिमम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ 9 घंटे, तो 9 घंटे में उस जो ऑफिस को मेरी सर्विस दे रहा हूँ उसको बोलूँगा लेबर। और मैं कौन हो गया, लेबरर। तो लेबर और लेबरर में फ़र्क होता है। लेबरर यानी कि इंसान, बट लेबर मतलब वो इंसान जब उसका टाइम दे उसको हम लोग बोलते हैं लेबर। अच्छा, ऐसा मान लो मेरे पास 2-3 मजदूर है, उनको मैं 100 रुपये घंटे के हिसाब से देता था, तो वो मेरे लिए 5 घंटे दिन में काम करते थे। इसका मतलब मैं उनको डेली का 500 रुपये देता था। जब मैंने मेरा प्राइस बढ़ा दिया, मैंने 100 रुपये से 200 रुपये दिया, तो उन्होंने भी अपना सप्लाई बढ़ा दिया। जो पहले 5 घंटे काम करते थे वो अब भी 7 घंटे काम करने लगे। जो पहले उनको 500 रुपये मिलता था, अभी उनको 1400 रुपये मिलने लगे। बट जब मैं वापस मेरी प्राइस बढ़ाऊंगा, मान लो मैंने 200 से लेके 300 तक कर दी, तो वो क्या लगता है आपको 7 से 9 घंटा करेंगे क्या? नहीं, बल्कि वो 1 घंटा कम करेंगे, यानी कि 6 ही घंटा काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अरे भाई, वो जो लेबरर है वो एक इंसान है। वो आखिरकार एक पॉइंट के बाद अपनी सेफ्टी, अपनी फैमिली लाइफ के बारे में भी सोचेगा कि मैं काम भले कर रहा हूँ, पैसा क्या ऊपर लेके थोड़ी जाऊंगा, तो भले कम पैसा मिलेगा चलेगा, बट मुझे टाइम चाहिए, लेजर चाहिए। तो भले स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है कि प्राइस भले बढ़ेगा, तब लेबर का चार्जेस भी बढ़े, बट आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम उसका सप्लाई कम हो जाएगा। इसी को हम कहते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। यानी कि सप्लाई कर्व इनिशियली तो ऊपर जाता है, बट जैसे लेबर अपने वर्किंग आवर्स कम कर लेता है, वैसे सप्लाई कर्व वापस पीछे आ जाता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल गुड्स। जैसे मैंने बोला, अनफेवरेबल कंडीशन के वजह से अगर बाढ़ आ गई, कुछ नुकसान हो गया, तो इवन दो मार्केट में बहुत डिमांड है, बहुत प्राइस है, मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल गुड्स आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन नेचर। अगर नेचर ने कुछ गलत कर दिया मेरे गुड्स के साथ, मान लो तूफान आ गया, आंधी आ गई, तो मैं कितना भी चाहूँ पर मैं सप्लाई नहीं कर पाऊंगा। तो ये थे हमारे लॉ के अजम्पशंस और एक्सेप्शंस।